हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एरिथ्रोपोइसिस। इसको लेकर किसी ने कमेंट भी किया था कि ये वीडियो बनाई जाए, तो फाइनली वी आर मेकिंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। Erythropoiesis is the process of the origin, development and maturation of erythrocytes. So, एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। तो उन रेड ब्लड सेल्स की ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन होने की जो ये सारी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। उसी तरीके से अगर जो ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर आपकी WBCs आएंगी, RBC आएंगी, प्लेटलेट्स आएंगी, ये सारी सेल्स को हम कलेक्टिवली ब्लड सेल्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो उन सारी सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, मैच्योरेशन है, उस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की ही ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है। और अगर हम ब्लड सेल्स को कलेक्टिवली उनके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। देखो, फीटल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। इन फीटल लाइफ द एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें एरिथ्रोपोइसिस होता है। पहली है मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकंड है हेपेटिक स्टेज और थर्ड है माइलॉइड स्टेज। जो मीजोब्लास्टिक स्टेज है, नाम से ही पता लग रहा है, मीजो वर्ड आया हुआ है तो कोई मीजनकाइम सेल से रिलेटेड कुछ होगा। सो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ द RBCs आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीजनकाइम ऑफ योक सेल, योक सैक। सो बेसिकली क्या है कि जब इंट्रायूट्राइन लाइफ है उस टाइम पे जो 2 months होते हैं इनिशियली, उन इनिशियल फर्स्ट 2 months के दौरान जो RBC का प्रोडक्शन है वो मीजनकाइम लेयर जो होती है योक सेल की, उन सेल से होता है। उसके बाद 3rd month के बाद क्या होता है, फ्रॉम 3rd month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस RBC। स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एरिथ्रोपोइसिस। सो पहले 2 महीने तक तो मीजनकाइम जो लेयर है योक सैक की जो सेल्स हैं वहाँ से प्रोडक्शन होगा RBC का। उसके बाद 3rd month के अंदर ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ जो RBC है उसका प्रोडक्शन लीवर से शुरू हो जाता है। लीवर तब तक डेवलप हो जाता है और वो RBC की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा स्प्लीन भी कंट्रीब्यूट करती है और जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं। तीसरी स्टेज है माइलॉइड स्टेज। ये क्या होता है, जब लास्ट के जो 3 months रह जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के, उन 3 months के अंदर RBC का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो और लीवर से स्टार्ट हो जाता है। तो बीच की हेपेटिक स्टेज के अंदर जो है सिर्फ लीवर और स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन्स कर रही हैं। बोन मैरो का जो इन्वॉल्वमेंट है वो माइलॉइड स्टेज के अंदर होता है। तो ये तो है फीटल स्टेज की बात कि फीटल लाइफ के अंदर एरिथ्रोपोइसिस यानी कि RBC का प्रोडक्शन कौन सी ड्यूरेशन में कौन सी जगह से हो रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ की बारे में कि उनके अंदर कैसे होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है और अडल्ट्स के अंदर क्या होता है। सो इन न्यू बॉर्न बेबीज़, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट, RBCs आर प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। तो अब बेबी का बर्थ हो गया, अब कहाँ से प्रोडक्शन होगा, अब होगा रेड ब्लड सेल्स से, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा रेड बोन मैरो से। सो इसमें भी क्या है, वेरिएशन है 20 years तक, और फिर 20 years के बाद क्या होता है। सो अप टू द एज ऑफ 20 years RBC आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। तो क्या होता है ना कि जब तक 20 साल की एज नहीं आई होती तब सारी बोन्स डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, सभी बोन्स ग्रो कर रही होती है, तो सबके अंदर एक्टिव फॉर्म में रेड बोन मैरो पाया जाता है। तो सभी बोन्स पार्टिसिपेट करेंगी RBC की प्रोडक्शन करने में, ठीक है। स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स और जो फ्लैट बोन्स जो भी हैं वो सारी एक्टिव होती हैं उस टाइम पे। आफ्टर दैट जो 20 years की एज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद ये बोन्स जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ ऑसिफिकेशन हो जाता है तो हाइट वगैरह भी इंक्रीज़ नहीं होती, ऐसे कहते हैं क्योंकि बोन्स में ऑसिफिकेशन हो गया। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो रेड बोन मैरो है वो वहाँ पे येलो मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो आफ्टर द एज ऑफ 20 years RBC आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन्स, जैसे कि वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, स्कल बोन्स, यहाँ से प्रोडक्शन फिर होता है उसके बाद, और जो बोन के एंड्स होते हैं वहाँ से।
क्योंकि 20 ईयर्स के बाद क्या है, जो लॉन्ग बोन्स जो कि पहले पार्टिसिपेट कर रही थी वो उनमें ऑसिफिकेशन हो गया, और जो उनका रेड बोन मैरो था वो येलो में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू फैट डिपोजिशन, और येलो बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, सो ये इसके बारे में दे रखा है। सो अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स सारी बोन्स इन्वॉल्व होंगी आरबीसी प्रोडक्शन में, सारी लॉन्ग बोन्स, सारी फ्लैट बोन्स, और आफ्टर 20 ईयर्स ये जो लॉन्ग बोन्स है, फ्लैट बोन्स है, इनमें ऑसिफिकेशन होने की वजह से ये इन्वॉल्व नहीं रहती। अब इन अडल्ट्स लीवर एंड स्प्लीन में प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स इफ द बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फाइब्रोस्ड। तो किसी कारण से अगर बोन मैरो खराब हो गया तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा, लीवर और स्प्लीन से। Collectively, bone marrow is almost equal to liver in size and weight. It is also as active as liver, though bone marrow is the site of production of all blood cells. Comparatively, 75% of the bone marrow is involved in the production of leukocyte and only 25% is involved in the production of erythrocyte. अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर वैसे तो प्रोडक्शन बोन मैरो ही करता है, ठीक है, लेकिन किसी कारण से बोन मैरो ख़राब हो गया तो बॉडी में कहाँ से आएगा, ये आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, ये होएगी लीवर से और स्प्लीन से। ठीक है, अब इसमें वो क्या कहते हैं कि जो बोन मैरो का जो अमाउंट होता है ना, अगर हम पूरा सारी बोन से सारा कलेक्ट करके अगर एस्टिमेट लगाए तो उसका अमाउंट लीवर के जैसा उसके इक्वल होता है, और लीवर के जितना ही बोन मैरो एक्टिव होता है अपना काम करने में। बोन मैरो से जितनी भी टोटल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उसमें से 75% तो ल्यूकोसाइट होंगी और केवल 25% होती है एरिथ्रोसाइट। अब आप कहोगे कि भाई मतलब 75% इतनी बाकी जो सेल्स हैं, मतलब ल्यूकोसाइट और दूसरी प्लेटलेट्स वगैरह है वो हो रही हैं, और 25% सिर्फ आरबीसी प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन हमने तो देखा है कि रेशो जो है जो WBCs हैं वो अमाउंट में बहुत कम होती हैं और RBC तो मिलियंस में होती हैं। तो उस हिसाब से ये कैसे रेशियो हुआ। सो क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि बट स्टिल द ल्यूकोसाइट आर लेस इन नंबर देन द एरिथ्रोसाइट, द रेशियो बीइंग 1:500। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ दीज सेल्स। लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज 120 days whereas the lifespan of leukocyte is short ranging from 1 to 10 days. So the leukocyte need larger production than erythrocyte to maintain the required number. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पूरा बोन मैरो है उसने जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करी उसमें से 75% सेल्स तो हैं वो ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, WBC बनाएंगी, और केवल 25% सेल्स हैं जो कि RBC प्रोडक्शन करेंगी। लेकिन हमने देखा है कि बॉडी के अंदर तो RBC का नंबर ज़्यादा है लेकिन WBC का नंबर तो कुछ थाउजेंड्स में ही होता है, इतना कम होता है, जबकि प्रोडक्शन तो इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो WBCs है उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये फ्यू डेज़ के बाद ही ख़राब हो जाती है, 10 days 15 days तक की ही लाइफ स्पैन होती है। इसीलिए इनको फटाफट प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा अमाउंट में होनी ज़रूरी है ताकि इनकी कमी ना पड़ जाए। जबकि RBC तो 120 दिन तक सर्वाइव करती है एक सेल, तो उसका अगर हम कम प्रोडक्शन भी करते हैं तो भी उनका काफ़ी ब्लड में अमाउंट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो रेशो है थोड़ा अलग होता है। अब आती है प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। हम बात करेंगे इस प्रोसेस के अंदर स्टेम सेल्स की। आप सबको पता होगा कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। आजकल स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने के लिए भी कई टेक्निक्स आ गई हैं। तो क्या होता है, सो स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये एक ऐसी टाइप की सेल्स होती हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी दूसरी टाइप की सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। मतलब ये एक ऐसी सेल है जिसको हम जिस सेल का यूज़ करके हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है। सो सेल्फ रिन्यूअल भी होती है, मल्टीप्लाइंग भी है। So hemopoietic stem cells are the primitive cells in the bone marrow which give rise to the blood cells. तो जो blood cells की प्रोडक्शन करेगी उसके आगे हमने नाम लगा दिया hemopoietic stem cells, क्योंकि ये जो है ये blood से रिलेटेड कोई भी सेल की फॉर्मेशन कर सकती है। Hemopoietic stem cells in the bone marrow are called uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells, PHSC, is defined as a cell that can give rise to all types of blood cells. सो ये स्टेम सेल ऐसी हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो ऐसी टाइप की स्टेम सेल है जो कि किसी भी तरीके की ब्लड सेल की फॉर्मेशन कर सकती है। वो ब्लड सेल WBC भी हो सकता है, RBC भी हो सकती है, प्लेटलेट भी हो सकती है,
कोई भी फॉर्म, कोई भी सेल हम बना सकते हैं इस हीमोपोइटिक स्टेम सेल का यूज़ करके, ठीक है, ऐसे होता है। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि PHSC आर नॉट डिज़ाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ये जो अनकमिटेड वाली है वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, हमें नहीं पता कि आगे कौन सी टाइप की सेल फॉर्म करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि बोन मैरो के अंदर 75% तो अमाउंट जो है वो WBC प्रोड्यूस होनी चाहिए और 25% जो है RBC प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ये रेशियो तो मेंटेन होना चाहिए। तो इनिशियली ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये ऐसी सेल हैं जिससे कोई भी टाइप की सेल बन सकती है। अभी इनको असाइन नहीं किया है कि इनका जॉब क्या है, तो जब तक इनको नहीं पता कि ये कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल बनाती हैं तो उसको कहते हैं अनकमिटेड PHSC। बाद में जब इनको असाइन हो जाता है कि हाँ ये वाली टाइप की जो स्टेम सेल है उसने WBC बनाना है, या ये वाली टाइप की जो सेल है उसने RBC बनाना है, तो जब ये चीज़ें असाइन हो जाती है तो उसको कमिटेड कह देते हैं। तो पहले ये अनकमिटेड होती है जब तक उसको नहीं पता होता कि कौन सी टाइप की उसने ब्लड सेल की फॉर्मेशन करनी है। And it is also not possible to determine the blood cell to be developed from these cells, hence the name uncommitted PHSC. In adults, only a few number of these cells are present, but the best source of these cells is the umbilical cord. तो अम्बलाइकल कोड में ये पाई जाती है, क्योंकि जब तक हम पैदा होते हैं उसके बाद में तो ऑब्वियस सी बात है स्टेम सेल्स को पता लग ही जाएगा उनकी जॉब कि उसे कौन सी सेल बनानी है। डेवलपिंग स्टेज के अंदर ही हमें ये सेल्स मिल सकती हैं। When the cells are designed to form a particular type of blood cell, the uncommitted PHSC are called committed PHSC. Committed PHSC is defined as a cell which is restricted to give rise to one group of blood cells. तो ये आपको समझ आ गया। स्टेम सेल को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टेम सेल ऐसी टाइप की सेल होती है जो कि बॉडी की किसी भी दूसरी टाइप की सेल में कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी ऑर्गन की फॉर्मेशन कर सकती है, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है। अब इसके अंदर एक सब कैटेगरी हमने बना दी कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये जो है ये ब्लड की कोई भी सेल बना सकती है, ठीक है। ब्लड की जितनी भी सेल्स होती हैं, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, मैक्रोफेज वाली, ये जितनी भी जो कैटेगरी की सेल्स होती हैं ये सभी सेल ऐसे किसी भी सेल की फॉर्मेशन कर सकती है, तो उसको कह दिया हीमोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है ये हमेशा ऐसी ही नहीं रहती कि कोई भी फॉर्म कर दें, ये सिर्फ बॉडी जब डेवलप हो रही होती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, उसी टाइम पे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाद में इनको इनका जॉब असाइन हो जाता है कि तुम्हें ये वाली ब्लड सेल करनी है फॉर्म और तुम्हें ये वाली करनी है, ऐसे करके। तो जब तक इन्हें अपना काम नहीं पता कि कौन सी ब्लड सेल मुझे फॉर्म करनी है तब तक उसे अनकमिटेड PHSC कहते हैं, और जब उन्हें पता लग जाता है कि ये वाली टाइप की सेल फॉर्म करनी है तो उसको कमिटेड PHSC बोलते हैं, ठीक है। ये बस नाम है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं कमिटेड PHSC की, यानी कि ऐसी स्टेम सेल्स जिन्हें पता लग गया है कि हमें ये पर्टिकुलर टाइप की ब्लड सेल बनानी है। इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल और एक होती है कॉलोनी वाली। जो लिम्फॉइड वाली होती है वो दो टाइप की सेल बनाती है, एक तो है लिम्फोसाइट और एक है नेचुरल किलर सेल। और जो दूसरी जो कमिटेड PHSC है वो है कॉलोनी फॉर्मिंग, जो कि ब्लास्टोसाइट की फॉर्मेशन करती है, विच गिव राइज टू माइलॉइड। माइलॉइड सेल आर द ब्लड सेल अदर देन लिम्फोसाइट व्हेन ग्रोन इन कल्चर दीज सेल फॉर्म कॉलोनीज, हेंस द नेम कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। तो ये जो कॉलोनी वाली जो PHSC है, कमिटेड PHSC, इसने क्या करना है, ये माइलॉइड सेल की फॉर्मेशन करती है। माइलॉइड सेल्स क्या होती हैं, लिम्फॉइड सेल के अलावा जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनको कलेक्टिवली माइलॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप की कमिटेड PHSC है वो लिम्फॉइड सेल्स बनाती है, दूसरी टाइप जो है वो दूसरी जो है कॉलोनी टाइप है जो कि माइलॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। देन डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, इसके अंदर सब कैटेगरीज आती हैं। इन कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स के अंदर सब कैटेगरी आती है। लाइक फर्स्ट जो होएगी कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, सेल्स ऑफ दिस यूनिट डेवलप इनटू एरिथ्रोसाइट। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल है ये एरिथ्रोसाइट बनाती है। दूसरी है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, CFU-GM. These cells give rise to granulocyte, neutrophil, basophil, eosinophil and monocyte, and colony forming unit megakaryocyte, CFU-M. Platelets are developed from these cells. So इसी की ही जैसे सब कैटेगरी बनाई हुई है। कुछ सेल्स इसमें से एरिथ्रोसाइट फॉर्म करती हैं, कुछ मोनोसाइट फॉर्म करती हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल फॉर्म करती हैं, और कुछ जो है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करती हैं।
ठीक है। सो यही इनको जब इनका काम पता लग गया तो देन उसको हमने कमिटेड बोल दिया। नेक्स्ट है चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। सो सेल्स ऑफ CFU, अभी हमें किस पे फोकस करना है, RBC के ऊपर। तो हम किसकी बात करेंगे इन सब क्लासिफिकेशन में से, हम इस वाले फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट CFUE, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है।